नेगेटिव मार्किंग सबसे बड़ी मुद्दा है। मैक्सिमम बच्चों को मैं देखता हूँ वो यही है कि नीट में नेगेटिव मार्किंग के कारण उनके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि बच्चा उन सवालों का जवाब अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है जिनका जवाब उसको नहीं आता है, और दूसरा, बच्चा कई बार सवाल का जवाब आते हुए भी वो जवाब OMR में गलत फिल करके आ जाता है, जिसके कारण कि उस बच्चे का वो जवाब गलत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसको बात को समझने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी रिजर्व। जब आप नीट का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपके दिमाग को एनर्जी कंजम्पशन कई गुना ज़्यादा करनी पड़ती है। नॉर्मल में अगर मेरी बॉडी की 20% एनर्जी मेरा दिमाग यूज़ कर रहा है, तो नीट के पेपर में शायद वो 40 to 50% एनर्जी आपकी यूज़ करना शुरू करता है। और एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है? एनर्जी उसको सिर्फ ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिल रही है। देखिए, ग्लूकोज तो आपकी बॉडी लीवर से उसको सप्लाई कर दे रही है, बट ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? ऑक्सीजन अल्टीमेटली उसको सांस या पानी, ये दो ही सोर्स हैं ऑक्सीजन के। आप भी साइंस के स्टूडेंट हैं, आप भी समझते हैं इस बात को। जनरली जब आप नीट का पेपर करते हैं या कोई भी काम बहुत तल्लीनता से करते हैं, आप खुद इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो स्लो और शैलो हो जाती है। स्लो मतलब अगर आप दिन 1 मिनट में 12 सांस ले रहे थे तो वो घट के 10 रह जाती हैं, 8 रह जाती हैं। और शैलो का मतलब अगर आप मान लीजिए ऑक्सीजन एक नॉर्मल एयर इनहेलेशन अगर 200 ml कर रहे थे, वो घट के 100 ml रह जाता है। उससे रिजल्ट क्या निकलता है? उससे रिजल्ट ये निकलता है कि आपके ब्रेन को जिस टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी थर्स्ट चाहिए उसको, उस टाइम पे आपकी ब्रीदिंग स्लो और शैलो होने के कारण आपका एनर्जी रिजर्व कम होना लगता है। सबसे ज़्यादा बच्चे कोशिश करते हैं कि फर्स्ट 45 मिनट्स में वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जिसको कि उनका जवाब आता है उनको। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है? इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक हाई एनर्जी स्टेट में हैं, आप फ्रेश एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ, सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, आप उस अच्छे मूड में एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करते हैं, तो 45 मिनट्स तक आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते हैं। बट धीरे धीरे क्योंकि आपकी ब्रीदिंग स्लो हो चुकी है, आपकी ऑक्सीजन इंटेक कम हो चुकी है, इसलिए आपका एनर्जी रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है। उस एनर्जी रिजर्व के कम होने के कारण आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग, आपके ब्रेन की एनालिटिकल पावर कम होना शुरू हो जाती है। अब आपने इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया वहां पे सबसे पहले। अब आपके साथ चैलेंज क्या आता है? अब आप अनफेमिलियर जोन में आते हैं। अब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करने लगते हैं जो आपको शायद कम आते हैं। एक तो आपके एनर्जी रिजर्व ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं, और ऊपर से आपने ब्रेन को ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए पुश देना शुरू किया, क्योंकि उसको उन आंसर्स को ढूंढना है जिसका आंसर उसके पास टॉप ऑफ माइंड रिकॉल में नहीं है। राइट? तो आपको करना क्या है कि आपको उस एनर्जी रिजर्व को फोकस करना है। अगर आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग कम करनी है तो आपको उस एनर्जी रिजर्व को ध्यान में रखना है, और सारी की सारी तैयारी को उस एनर्जी रिजर्व के अकॉर्डिंग प्लान करना है। उसमें करना कैसे है आपको? उसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहले आपको एक बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज शुरू करनी है जिसको हम बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। हर रोज सुबह खाली पेट और शाम को डिनर से आधा घंटा पहले, जब आपका पेट खाली हो, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा? डीप ब्रीदिंग से ये होगा कि आपकी डायफ्राम कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जो एक नॉर्मल में अगर आप 200 ml सांस लेते हैं, तो जब आप कॉन्शियसली डीप ब्रीथ करेंगे तो वो 500 ml तक एयर को आप ब्रीद इन कर पाएंगे। उससे एडवांटेज ये होगा कि जब आप डीप ब्रीथ करेंगे, आपके ब्रेन का एनर्जी रिजर्व वापस से रिस्टोर हो जाएगा। दूसरा, आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको जो एंग्जाइटी स्टेट बन रही है अनफेमिलियर जोन में आने के कारण, जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको नहीं आता है, आप उससे परेशान हो रहे हैं देख के, उस परेशानी में आपकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है। अगर जनरली 20% एनर्जी कंज्यूम कर रही है आपकी बॉडी का अगर ब्रेन, तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे कि आपको एंग्जाइटी हुई है, वो कंजम्पशन 50 to 60% तक चली जाती है।
तो आपको करना क्या है कि आपकी उस एंग्जाइटी को कंट्रोल करना सीखना है। उसके लिए मैं बहुत एक सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूं। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप पेपर मिले आपको ऑटोमेटिकली अपने साथ ये एक मैपिंग करते चलना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इजी है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट है और कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉसिबल है। मतलब कौन से क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको आता है और उसका जवाब भी आपको आता है, वो आपके लिए इजी हो गया। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका कंसेप्ट आपको पता है पर शायद आपको एप्लीकेशन के लिए उसको कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको मैं डिफिकल्ट बोल रहा हूं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके बारे में ना तो आपको कंसेप्ट की नॉलेज है और ना ही आपको उसके एप्लीकेशन की नॉलेज है। अपने क्वेश्चंस को सेगमेंटलाइज करना शुरू कीजिए। E फॉर इजी, D फॉर डिफिकल्ट एंड I फॉर इम्पॉसिबल। अब आपको करना क्या है, आपको बहुत सिंपली एक काम करना है, जितने भी इम्पॉसिबल्स हैं अभी उसको छोड़ दो। अभी मैं आपको सबसे पहले फोकस करने के लिए बोलूंगा D और E पे। अब करना क्या है आपको, जब आपका एनर्जी रिजर्व हाई है आप कोशिश कीजिए D क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। आपका माइंड फ्रेश है, उसके एनर्जी रिजर्व्स बहुत हाई हैं, आप उसको कोशिश कीजिए यूज़ करने की कि वो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर देने में हेल्प करे आपको। उससे क्या होगा एडवांटेज, उससे एडवांटेज ये होगा कि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस का जवाब जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के प्रोसेस में जो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होगा, अब क्या करना है आपको कि उसके बाद इजी क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वापस से लौट आएगा और वो कॉन्फिडेंस आपका जो वापस लौट के आएगा वो आपकी एंग्जाइटी को ऑटोमेटिकली कम कर देगा। तीसरा, आपको क्या करना है कि आपको अपने 200 मिनट प्लान करने हैं। जो 200 मिनट आपका पेपर हो रहा है, 2022 से पहले ये पेपर 180 मिनट का होता था, जिसमें आपको 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। तो एवरेज ये बोला जाता था कि पार्ट ए को आप 0.8 मिनट में सॉल्व कीजिए एक क्वेश्चन को, पार्ट बी को आप 1.2 मिनट में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पर देखिए, आप भी समझते हैं इस बात को कि जिस सवाल का जवाब आपको आता है तो उसमें आपको शायद 0.8 मिनट भी नहीं लगने वाला, और जिस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है उसमें आपको शायद 1.2 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो 0.8 और 1.2 जो है वो एक एवरेज वाली बात होती है। तो आपको करना ये है कि जो आपके पास 200 मिनट हैं, आपको अपने क्वेश्चन पेपर की प्लानिंग 180 मिनट के हिसाब से ही चलनी है। अब आप पूछेंगे कि मेरे को 20 मिनट का क्या करना है, मैं आपको अभी बताता हूं। आपको 180 मिनट में सबसे पहले यह करना है कि मेक अ साइकिल ऑफ 45 मिनट्स फर्स्ट। उस 45 मिनट में जैसे ही आप एग्जाम रूम में एंटर कर रहे हैं, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना शुरू कीजिए जिनका जवाब आपको थोड़ा सा एनालिटिकल प्रोसेस से आपको मिल जाए। मैं इम्पॉसिबल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्लीज सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, इम्पॉसिबल्स को छोड़ दीजिए। जिनका सवाल का जवाब आपको ना कंसेप्ट से पता है ना उसका एप्लीकेशन पता है, उसको छोड़ दीजिए। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे। 45 मिनट्स के बाद पिकअप सम इजी क्वेश्चंस जिनका जवाब आपको बहुत इजीली आता है। उससे क्या होगा, उससे दो एडवांटेज होगा। जो स्पीड आपकी 45 मिनट के अंदर लॉस हुई और जो आपका कॉन्फिडेंस नीचे आया 45 मिनट्स में, वो वापस से आपका रिगेन हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन एक पॉजिटिव आउटकम देखेगा कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इजी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और दूसरी बात, ऑटोमेटिकली आप उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग को फोकस कीजिए। डीप ब्रीदिंग को फोकस करेंगे, आपका एनर्जी रिजर्व मेंटेन रहेगा, आपकी एंग्जाइटी कंट्रोल में रहेगी। इस प्रोसेस को आप ऑल्टरनेट करते चले जाइए, डिफिकल्ट इजी, डिफिकल्ट इजी, डिफिकल्ट इजी, ताकि आप कॉन्टिन्यूअस साइकिल में अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रख सकें, अपने मोटिवेशन को मेंटेन रख सकें। 180 मिनट के बाद आपको क्या करना है, जो बाकी के खाली 20 मिनट हैं उसमें आपको सबसे पहले 10 मिनट में आपको अपने OMR में आंसर्स को चेक करना है कि कोई भी आंसर आपका गलत ना चढ़ गया हो वहां पे। देखिए, ये बहुत क्रिटिकल गलती होती है मैक्सिमम बच्चों से, जो खासतौर पे जो बच्चे फर्स्ट टाइम नीट देने जाते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं होती है कि OMR में हमें सर्कल कैसे फिल करने। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके OMR में आंसर्स ठीक से फिल हुए हैं या नहीं। उसके बाद जो बाकी 10 मिनट हैं उसमें आपको क्या करना है, मैं वो 10 मिनट आपको देता हूं कि आप उन इम्पॉसिबल क्वेश्चंस को देखिए। प्लीज़, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूं कि गैस वर्क कीजिए।
गैस वर्क करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि एक सवाल भी अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, और 1 नंबर की बहुत अहमियत है। नीट में एक एक नंबर के कारण 5-5 हज़ार रैंक्स का फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि गैस वर्क कीजिए, बट हाँ, लास्ट के 10 मिनट में आप अपने इम्पॉसिबल क्वेश्चंस को कोशिश कर सकते हैं कि क्या आप 2 या 3 या 4 जितने भी क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पाएँ तो दैट विल बी अ बोनस फॉर यू। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत सिंपल डीप ब्रीदिंग शुरू करनी है, एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है, अपने एग्जाम डे की प्लानिंग करनी है, और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अपने दिमाग को किसी भी हालत में आपको डर को हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपका डर हावी हो गया आपके ऊपर तो आप जो आपको आता है वो भी उस टाइम पे आप भूल जाते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द टिप्स विच आई बिलीव विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन मिनिमाइजिंग योर नेगेटिव मार्किंग एंड मैक्सिमाइजिंग योर नीट स्कोर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सही जानकारी और यूज़फुल जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।